डेटशीट आ गई, क्या फर्क पड़ता है? आपको नहीं पता, वो YouTube वाले भैया ने बताया था, A single sheet of paper cannot decide my future. And वैसे भी 10th की मार्कशीट तो सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट की तरह काम आती है। चिल करो, मौज लो, मस्ती करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। Several months later. ये क्या हुआ? मेरे को तो लगा था क्लास 9th की तरह क्लास 10th में भी बिना पढ़े पास हो जाएंगे, बट ये तो बहुत बुरा स्कोर है। मम्मी पापा तो मुझे मार डालेंगे, इतना बुरा स्कोर किया है मैंने। मतलब वो भैया दीदी गलत बोल रहे थे, वो तो कह रहे थे कि 10th में बिना पढ़े पास हो जाते हैं। मैं अपना स्कोर कार्ड किसी को नहीं दिखा सकती, इतना बुरा स्कोर आया है। A single sheet of paper can decide your future. A single sheet of paper can affect your career. 10th की मार्कशीट सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट की तरह काम नहीं आती है। Stop listening to all these useless videos जो हमको इंटरनेट पे ये सब बातें बोलते हैं। ये सब कंटेंट क्रिएटर्स का काम है, कंटेंट बनाना, और वो अपने कंटेंट को एंटरटेनिंग बनाने के लिए जानबूझ के ऐसी बातें बोलते हैं जो आपको एंटरटेनिंग लगे एंड आप उनको क्लिक 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 करके शेयर करो एंड अपना टाइम वेस्ट करो। बट लेट मी टेल यू, ये सब बातें सिर्फ सुनने में अच्छी लगती हैं। ये सब लोग जो बोलते हैं कि देखो वो कॉलेज ड्रॉप आउट ने ये करके दिखाया, उस कॉलेज ड्रॉप आउट ने ये करके दिखाया, और तुम सुन के बड़े खुश हो जाते हो। बट बेटा, उसके लिए पहले कॉलेज में पहुंचना भी तो पड़ेगा। तुम अभी सिर्फ क्लास 9 10th में हो और इन सब चीजों से इतना इंस्पायर हो जाते हो कि अपने प्रेजेंट मोमेंट में जो तुमको एफर्ट डालना चाहिए वो तुम डालते ही नहीं हो। अभी इंटरनेट की इस दुनिया में हम सब लोग सोशल मीडिया में ना जाने क्या क्या बातें सुनते हैं एंड बहुत ही जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। बट लेट मी टेल यू बेटा, जिंदगी में सफल वही हुआ है जिसने मेहनत करी है, कड़ी मेहनत करी है, हार्ड वर्क किया है एंड स्मार्ट वर्क भी किया है। तो आज के सेशन में मैं समृद्धि शर्मा, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, आपके साथ कुछ बातें डिस्कस करने आई हूं। बहुत सारे बच्चे इस टाइम पे बहुत ही निराश हैं क्योंकि उनके हाफ ईयरली एग्जाम्स इतने अच्छे नहीं हुए। राइट? इतने अच्छे क्यों नहीं हुए? क्या ये क्वेश्चन आपने खुद से पूछा? हमारे मन में एक कहीं ना कहीं से तो ये आवाज इस पॉइंट पे उठ चुकी होगी कि बेटा अब तो पढ़ ले, अब नहीं तो कब पढ़ेगा। एंड अब करना चाहते हैं, पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, बट समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, कैसे करें, कैसे शुरुआत करें। कर दी थी बट उस तरीके से नहीं करी कि जिस तरीके से करनी चाहिए थी। अब बातें तो पता नहीं कितनी है, इस वीडियो को हम अगर डिस्कस करने लगे तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, बट आज मैं बहुत ही टू द पॉइंट आपसे बात करने आई हूं, बहुत ही जनरल तरीके से आपसे बात करने आई हूं। तो ध्यान से सुनेंगे मेरी सारी बातों को, कोशिश करेंगे बेटा इन सब चीजों को अपनी पढ़ाई में इनकॉर्पोरेट करने के लिए। स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, जो डिस्कशन रहने वाला है, हाफ ईयरली के एग्जाम्स अच्छे नहीं हुए, अगले 5 महीने क्या करें। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे मैम 5 महीने, अच्छा 5 महीने हैं अभी, अच्छा हमें तो लग रहा था मैम अभी बहुत टाइम है, पूरा साल पड़ा है। तो बेटा आ गया है हमारा सितंबर का एंड, ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि अक्टूबर शुरू हो गया है, हमारा एग्जाम होना है मार्च में। राइट? तो हमारे पास है 5 महीने, ठीक है, हमारे पास है 5 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। एंड लेट मी टेल यू बेटा, ये जनवरी एंड फरवरी का टाइम तो आइडियली ये होना चाहिए आपकी रिवीजन के लिए। इसको छोड़ दो आपकी रिवीजन के लिए। एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है तुमको, है ना? आई अंडरस्टैंड, बच्चों का दुख समझती हूं मैं, एंड मैं समझती हूँ बेटा, टीचर अपना सब्जेक्ट पढ़ा के चला जाता है एंड बोलता है ऐसे ऐसे कर लो, बट बेचारे प्यारे प्यारे बच्चे, है ना, पढ़ाई के मारे, एक नहीं, इन्हें इंग्लिश भी पढ़नी है, हिंदी भी पढ़नी है, मैथ्स भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़नी है, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो भी पढ़नी है, एसएसटी में 4 ब्रांचेस पढ़नी है, फिर उसके बाद कंप्यूटर भी है, ये भी है, वो भी है, स्कूल का काम भी है, प्रैक्टिकल फाइल भी है, करना तो देखो पड़ेगा। यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। आपके पास क्या ऑप्शन? आपके पास ये ऑप्शन है कि अब आप सीरियस हो जाओ। ऑलरेडी हमने काफी महीने गवा दिए हैं। मैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को मान के चल रही हूं कि उन्होंने अभी तक पढ़ाई कुछ नहीं करी होगी। मैं मान के चल रही हूं क्योंकि मुझे पता है, ठीक है, मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट थी।
तो मैं ये मान के चल रही हूं कि भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी हाफ ईयरली एग्जाम्स के झटके के बाद, शॉक के बाद जागे हैं और उनको लग रहा है कि नहीं अब तो मेहनत करनी पड़ेगी, अब तो कुछ भी नहीं बचा है। एग्जैक्टली जनवरी फरवरी को हटा दो यार, ये तो लास्ट टाइम मिनट रिवीजन के लिए, इसको छोड़ दो, ठीक है। जो टॉपिक्स पुराने हो चुके हैं उनको पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, इसको छोड़ दो। अब बात करनी है हमको किसकी? अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर की। अब हम कैसे मैनेज करें अपने इन 3 महीनों को। मेनली हमारा जो सबसे ज्यादा कहते हैं ना, हमारा जो कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो हमारी लड़ाई होने वाली होती है ना, जंग होने वाली होती है, तो जंग की क्या करनी पड़ती है? तैयारी करनी पड़ती है। एंड जब हम किसी भी जंग में जाते हैं ना लड़ने के लिए, तो उससे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हम कौन सी जंग की तैयारी कर रहे हैं, है ना। एंड जंग की तैयारी करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाना बहुत जरूरी है। स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हमारे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। तो उसी को आज क्या करते हैं, थोड़ा सा इजी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हम करें इन 3 महीने में, सो दैट जो हमने पीछे हमें जो मेहनत करनी चाहिए थी, जो हमने नहीं किया, जो एफर्ट हमने नहीं डाला, वो ऐसी अब हम क्या चीजें करें इन महीनों में सो दैट हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले तो भाई अब ध्यान से सुनो मेरी बात। अब ये जो तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हुए हैं, इन एग्जामिनेशन में बेटा कोई ना कोई तुम्हारा ऐसा वीक पॉइंट रहा होगा, तुम्हारा कोई ना कोई ऐसा वीक सब्जेक्ट रहा होगा, एक या एक से ज्यादा, जहां तुमको बहुत ही फील हुई होगी बात के अरे यार ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मैं इससे थोड़ा बेहतर ही करूंगा, बट ऐसा नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो बेटा उस दुख में से बाहर निकलो, है ना। उस पास्ट में जो हो गया सो हो गया, तुम उसको अब नहीं बदल सकते हो। तो सबसे पहले बेटा उस दुख में से निकलो, आगे का सोचो अब, है ना। तो सबसे पहले क्या करो भाई, सबसे पहले एक्सेप्टेंस लाओ कि मैंने पहले मेहनत नहीं करी, मैंने पहले एफर्ट नहीं डाला, एंड जो हो गया सो हो गया। अब मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूं, आई हैव फेल्ड। एंड नॉट फेल्ड, मैं ये नहीं बोल रही तुम पेपर में फेल हो गए, बट फेल्ड इन व्हाट, हमने जो खुद को एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस सेशन वादा किया था कि हम स्टार्टिंग से पढ़ाई करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, वो प्रॉमिस हम खुद से नहीं रख पाए, तो उसमें हम फेल हुए हैं। तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस लाओ। एक्सेप्टेंस आ गई, फिर क्या करो भाई, फिर तुम खुद को क्या करो, फिर तुम खुद को रीइवैल्यूएट करो कि भाई तुम्हारा सबसे पुअर परफॉर्मेंस कौन से सब्जेक्ट्स में रहा है। ठीक है, कौन से सब्जेक्ट में तुम्हारा सबसे ज्यादा पुअर परफॉर्मेंस रहा है, एंड तुम्हारा सबसे ज्यादा मेन प्रायोरिटी वाला सब्जेक्ट वो होना चाहिए। प्रायोरिटी वैसे बेटा हम सब यही बोलते हैं, सबसे ज्यादा आपकी हाई प्रायोरिटी रहनी चाहिए मैथ्स एंड साइंस को लेके, बिकॉज कंपैरेटिवली इंग्लिश हो गया या हिंदी हो गया, वो भी हम लास्ट मिनट पे टाइम पे हम उसको कर ही लेते हैं। जो हमारे लॉजिकल वाले सब्जेक्ट्स हो गए, है ना, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, एंड मैं ये नहीं बोल रही बाकी सब्जेक्ट्स में लॉजिक नहीं लगता, मैं बायो पढ़ाती हूँ यार, वहां पे खुद इतनी थ्योरी होती है, बट मैं ये बोल रही हूँ कि ऐसी चीजें जिनको समझने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, कॉन्सेप्ट हो गए, प्रोसेसेस हो गए, केमिकल रिएक्शंस हो गए, है ना, तो इन सब चीजों में टाइम लगता है। तो अभी भी तुम शुरुआत करोगे तो यस तुम इन सब चीजों को कवर कर लोगे। ठीक है, देर हुई है बट इतनी भी नहीं हुई है कि तुम जो बर्बादी हो गई है तुमने सोच लिया है कि अब तो भाई हम फेल होंगे, ऐसा नहीं है। यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट। तुम ही आके मुझे थोड़े दिन बाद कहोगे कि यस मैम हमने डिसाइड किया, हमने पढ़ाई शुरू करी, तो यस मैम हम अचीव कर पाए। तो एक्सेप्टेंस लाओ, रीवैल्यूएट करो तुम्हारे कहां गलती हुई, कौन से तुम्हारे सब्जेक्ट वीक रहे, कहां पे तुम्हारा स्कोर कम आया, एंड उनको अपनी हाई प्रायोरिटी पे रख के क्या करना शुरू कर दो, पढ़ाई करनी शुरू कर दो। एंड जैसा कि मैंने कहा भाई पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, अभी तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस तरीके से नींद से जागे हैं एंड उनको भी पता ही नहीं है, उनको ये भी नहीं पता कि कौन सा चैप्टर डिलीट हो गया है, कौन सा चैप्टर डिलीट नहीं हुआ है। तो भाई सबसे पहले एक दिन बैठ के 1 घंटा प्रॉपरली खुद को दो, एक नोटबुक बनाओ, वहां पे तुम अपना पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी, पूरा का पूरा प्लानिंग करो, जहां पे तुम अपना हर सब्जेक्ट का क्या डिलीट हुआ है उसको हटा दो, क्या आ रहा है वो लिखो। ठीक है, तो सबसे पहले नो योर सिलेबस। ठीक है, इसमें से क्या डिलीटेड पोर्शन है, यू शुड नो इट। ठीक है, डिलीटेड पोर्शन क्या है उसको पता लगाओ। ठीक है, क्योंकि बेटा मैं यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को जानती हूँ जिनको ये भी नहीं पता अभी तक।
ठीक है। एंड उसके बाद बेटा पैटर्न ऑफ द पेपर, भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि सीबीएसई हर साल अपने पैटर्न में कुछ ना कुछ चेंजेस करती है। अब सीबीएसई वो पुराने वाली सीबीएसई नहीं रही कि व्हाट इज दिस मीनिंग, गिव डिफरेंस, गिव एग्जांपल। पेपर में अब क्वेश्चंस इस तरीके से नहीं आते हैं। जो पैटर्न है पेपर का वो क्या हो चुका है, काफी बदल चुका है। यहाँ पे अब बेटा एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आते हैं, यहाँ पे अब असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चंस भी आते हैं, यहाँ पे केस बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, यहाँ पे अब लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम आखिरी मोमेंट पे सारी थ्योरी रट के चले जाओगे और तुम पास हो जाओगे, तो बेटा सिर्फ पास ही होगे, अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे, अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे। तो तुमको पैटर्न ऑफ द पेपर जानना जरूरी है कि कौन से सब्जेक्ट में किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। एंड ये तो हमारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो गए। पैटर्न ऑफ द एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो पैटर्न ऑफ द एग्जाम में बेटा आपको ये भी पता होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं साइंस की बात कर रही हूं, अगर मैं यहाँ पे साइंस की बात करूं बेटा, तो साइंस का पेपर जो है हमारा साइंस का पेपर होगा कितने मार्क्स का, 100 मार्क्स का पेपर होगा बेटा आपका, हर सब्जेक्ट का पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा। बट बीइंग अ साइंस टीचर मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल बता रही हूं, इस तरीके से आपको सबका पता होना चाहिए कि कौन से पार्ट की कितनी वेटेज है। तो साइंस के अगर हम पेपर की बात करें, उसकी जो पूरी की पूरी हमारा जो रहेगा वो रहेगा 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स की बेटा जो वेटेज रहने वाली है वो हमारी जो 20 मार्क्स की रहेगी वो रहेगी हमारे इंटरनल असेसमेंट की। तो पूरे साल आपसे टीचर ने प्रैक्टिकल फाइल बनवाई, पोर्टफोलियो बनवाए, प्रोजेक्ट बनाए, आपने जो यूटी दिए, ठीक है। आपको क्या लग रहा है ये यूटी के मार्क्स, आप सोचते हो अरे सिर्फ बोर्ड के मार्क्स इंपॉर्टेंट है, अरे सिर्फ हमारे बोर्ड के एग्जाम्स इंपॉर्टेंट है, ये हाफ ईयरली वेरी से फर्क नहीं पड़ता। बट बेटा आपकी परफॉर्मेंस को एसेस करते हैं आपके स्कूल वाले, ठीक है। तो 20 मार्क्स वो हो गए, फिर हमारे बचते हैं क्या, फिर हमारे बचते हैं 80 मार्क्स। अब इस 80 मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो ये 80 मार्क्स में बेटा जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे है ना साइंस, तो इसमें जो हमारी फिजिक्स है ये लगभग हमारी कितने मार्क्स की है, दिस इज लगभग 25 मार्क्स, ठीक है। हमारी जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री इज अगेन फॉर 25 मार्क्स। एंड फिर आ जाती है हमारी फेवरेट, है ना, समृद्धि मैम की फेवरेट बायोलॉजी। पढ़ना तो भाई सब कुछ है, फेवरेट हो या ना हो, ठीक है। 30 मार्क्स की वेटेज है बेटा बायोलॉजी की। अब आपको क्या करना है, ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि भाई फिजिक्स में जितने भी चैप्टर आ रहे हैं उसमें से हर चैप्टर की वेटेज कितनी है, सबसे ज्यादा भारी वेटेज वाला चैप्टर कौन सा है, सबसे पहले उसको निपटाओ। सेम फॉर केमिस्ट्री, सेम फॉर बायोलॉजी। बायोलॉजी की अगर बात करूं तो यहाँ पे लाइफ प्रोसेस हो गया, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो गया, 6-6, 7-7, 8-8 मार्क्स की वेटेज वाले चैप्टर है ये। तो हैवी वेटेज वाले चैप्टर्स को क्या करना है, पहले कवर करना है। तो यही चीज हम कहां करेंगे, यही चीज हम करेंगे प्लान एंड प्रायोरिटाइज में, ठीक है। एंड अगर कुछ ज्यादा ही दिक्कत है, भाई कुछ पढ़ा ही नहीं है पूरे साल, डिटेल्ड इन डेप्थ लेक्चर्स नहीं पढ़ सकते हो, तो बेटा देयर आर नंबर ऑफ वन शॉट लेक्चर्स। इस चैनल पे चले जाओ, उड़ान का जो अपना नया यूट्यूब का चैनल है वो हो गया, देयर आर सो मेनी वन शॉट लेक्चर्स। उन वन शॉट लेक्चर्स को देखो, प्रायोरिटाइज करो, पहले जो वेटेज वाले चैप्टर है, ठीक है, प्लानिंग कर ली, समझ लिया सब कुछ। अब प्रायोरिटाइज करके क्या करो बेटा, अपने वन शॉट लेक्चर्स देखो। अगर बिल्कुल कुछ नहीं किया है तो, ठीक है, अगर बिल्कुल कुछ नहीं किया है तो, ठीक है, प्रायोरिटी में मैं नहीं बोलूंगी वन शॉट लेक्चर्स, बट यहां पे मैं तुम्हें बता रही थी कि भाई अपना सिलेबस जानो और पैटर्न ऑफ एग्जाम के बेसिस पे ये पता लगा लो कि भाई वेटेज क्या है, एंड वेटेज के बेसिस पे क्या करो, फिर तुम खुद को प्लान एंड प्रायोरिटाइज करो, ठीक है। चलो जी, अब क्या करें, फोकस ऑन दीज पॉइंट्स व्हाइल स्टडिंग। अब पढ़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं है, पढ़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी और डेफिनेशन पढ़ के चले गए। बेटा सिर्फ लाइट की डेफिनेशन पढ़ने से, सिर्फ न्यूट्रिशन की डेफिनेशन पढ़ने से काम नहीं चलेगा। लाइट पढ़ रहे हो, ठीक है, करंट पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो, तो सर्किट डायग्राम्स आने चाहिए, रे डायग्राम्स आने चाहिए,
ठीक है, न्यूट्रिशन पढ़ रहे हो तो डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम आना चाहिए, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो केमिकल फॉर्मूला, केमिकल इक्वेशंस आने चाहिए, इक्वेशंस को कैसे लेबल कर, इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करते हैं ये आना चाहिए, ठीक है। एंड नॉट ओनली दिस बेटा, ये तो करना ही करना है, बट कंप्लीटली डेफिनेशन और थ्योरी पे डिपेंडेंट होके नहीं जाना है। सीबीएसई ने अपना पैटर्न बदल दिया है बेटा, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है वो। तो अगर तुम सिर्फ ये सोच रहे हो कि आखिरी मिनट में डिफिनेशंस करके जाओगे तो बेटा काम नहीं चल पाएगा, आई एम सॉरी टू से बट नहीं चल पाएगा। उसके अलावा बेटा नॉट ओनली दिस, एक्टिविटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक्टिविटीज दी हुई है ना बेटा हमारी बुक के अंदर, तो उन एक्टिविटीज के ऊपर भी क्या करना है, उन एक्टिविटीज के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। एंड नॉट ओनली दिस, जो येलो बॉक्स रहते हैं हमारी एनसीईआरटी के अंदर, उनसे भी कई बार देखो, बायो की बात करूं, डायलिसिस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो डायलिसिस वाला जो पार्ट है वो एनसीईआरटी के अंदर क्या है, येलो बॉक्स में दिया हुआ है। एक्स्ट्रा नॉलेज में ब्लड प्रेशर के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, वो भी येलो बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। तो वो येलो बॉक्स के अंदर दी हुई इंफॉर्मेशन भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने कहा बेटा, केमिस्ट्री में सिर्फ डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा, केमिकल फॉर्मूला हो गया, केमिकल इक्वेशंस हो गई, बायोलॉजी में सारे के सारे डायग्राम्स हो गए हमारे, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट का डायग्राम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। ये सारे डायग्राम अलॉन्ग विद लेबलिंग्स आने चाहिए। टेबल्स हो गई, हार्मोन की टेबल दी हुई है बेटा, कौन सा हार्मोन कहाँ रिलीज होता है, क्या फंक्शन है, फ्लो चार्ट्स है, एग्जाम्पल्स है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिक्स में बेटा सिर्फ डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा, न्यूमेरिकल्स आने चाहिए, फॉर्मूलाज आने चाहिए न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, सर्किट डायग्राम्स होगा, रे डायग्राम्स होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिर्फ लास्ट मिनट थ्योरी पे डिपेंडेंट मत रहना। आगे चलते हैं, डोंट स्किप, क्या स्किप नहीं करना है बेटा। सबसे पहले तो तुम पहले अपने चैप्टर्स को कवर करो, है ना, एंड बिल्कुल भी अब तुम्हें लग रहा है कि भाई कुछ करा ही नहीं है, वन शॉट लेक्चर देखो और उसके बाद क्या करो, क्या स्किप नहीं करना, है ना। एनसीईआरटी के जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है वो और बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन जो है उनको स्किप नहीं करना। उसके बाद बेटा एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पलर क्वेश्चन सेम टू सेम, बायो में, साइंस में ऐसा हुआ है, सेम टू सेम क्वेश्चन उठ के आए हैं, कई बार रिपीट हुए हैं, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस को करना है। सीबीएसई हर साल अपने सैंपल पेपर रिलीज करती है, 2 सैंपल पेपर सीबीएसई इस साल रिलीज कर चुकी है, तो वो भी हमको करके ही जाने हैं, क्योंकि सेम क्वेश्चंस कई बारी सैंपल पेपर के ही आ जाते हैं। इवन प्रैक्टिस पेपर भी, पेपर से कुछ दिन पहले ही प्रैक्टिस पेपर आ जाता है, तो उसको भी हमें क्या करना है, उसको भी अच्छे से देख के जाना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन हो, है ना, जेई की हो, नीट की हो, फाउंडेशन की हो, कोई भी हो, हर बारी कहा जाता है पीवाईक्यूज करके जाइए, क्योंकि पीवाईक्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इनको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। अब बच्चे कह रहे हैं मैम ये हो जाए फिर भी बहुत बड़ी बात है। टॉपर्स ऑलवेज डू दिस, ठीक है बेटा। क्या फर्क है आप में और टॉपर्स में? टॉपर्स हमेशा क्या करते हैं, नोट्स बनाते हैं। अब नोट्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं। टॉपर्स क्या करते हैं बेटा, वो जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो साथ साथ वो क्या करते हैं, टीचर्स को सुनते हैं, डिटेल नोट्स बनाते हैं, ठीक है। उसके अलावा उनके पास हमेशा शॉर्ट या फिर LTR, लास्ट टाइम रिवीजन नोट्स होते हैं, जो इनको लास्ट मिनट की रिवीजन में मदद करते हैं, ठीक है। तो बेटा पढ़ाई के साथ साथ कोशिश करो, नोट्स बनाओ, दे विल मेक यू और हेल्प यू टू अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग्स। उसके अलावा बेटा खासकर मैथ्स की बात कर रही हूं, मैथ्स में अगर देखा गया है सीबीएसई एग्जाम में के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आने लग गए हैं, ठीक है। अब लेवल थोड़ा हाई हुआ है क्वेश्चन का, तो अगर एनसीईआरटी हो गई है तो एनसीईआरटी के बाद ओनली एनसीईआरटी अगर हो गई है तो यू कैन ट्राई RD शर्मा या RS अग्रवाल, इन सब को भी आप क्या करो बेटा, ट्राई करो, बट ओनली व्हेन योर एनसीईआरटी इज कंप्लीटेड। एंड जो सभी टॉपर्स करते हैं बेटा, दे ऑलवेज री इवैल्यूएट उनकी मिस्टेक्स। एक मिस्टेक नोटबुक बना लो, एक मिस्टेक नोटबुक बना लो। बच्चे कहेंगे मैडम कोर्स की नोटबुक तो बन नहीं रही है, मैडम से तीन बारी डांट खा चुके हैं स्कूल में, नोटबुक बन नहीं रही है, आप मिस्टेक नोटबुक बनाने की बात कर रहे हो। अभी आपके क्या होंगे, प्री बोर्ड एग्जाम्स होंगे, प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2, उनमें आपकी जो भी गलतियां हो रही हैं, जिन टॉपिक्स में आप बार बार गलतियां कर रहे हो, जिन चैप्टर्स में आप बार बार गलतियां कर रहे हो, अपनी मिस्टेक्स को नोट डाउन करो एंड उन टॉपिक्स को आपको क्या करना है, बार बार जनवरी फरवरी में उनको बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि वो आपके वीक पॉइंट्स हैं, तो उनको आप रिवैल्यूएट करो, अपनी मिस्टेक नोटबुक बनाओ, उनको वहां नोट डाउन करो, ठीक है। तो ये करो, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही
कि सब के सब टॉपर बन जाओगे, बट यस अपनी गेम को थोड़ा स्टेप अप करो, ठीक है। अभी जहां पे हो मैं ये बिलीव करती हूं इससे बेहतर पोजीशन पे ही तुम होगे, ठीक है। एंड बेटा ओवरनाइट सक्सेस एक स्कैम होती है, एक रात में कोई टॉपर नहीं बना है, ठीक है। सबकी सालों की मेहनत होती है, बहुत महीनों की मेहनत होती है। एंड मैं एक और बात बता दूं बेटा, अगर अभी भी आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है ना, तो देन देयर इज समथिंग वेरी सीरियस। इस पॉइंट पे अंदर से डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। मोटिवेशन कुछ नहीं है बेटा, ये तो एक्सटर्नल फोर्स है। इस टाइम अंदर से एक ज़ील होनी चाहिए, एक आग होनी चाहिए, मेरे को अच्छे से परफॉर्म करना है। 10th की मार्कशीट से बर्थ सर्टिफिकेट की तरह यूज नहीं होती, इसमें आए हुए मार्क्स आपकी स्ट्रीम डिसाइड करेंगे क्लास 11th की। क्लास 11th में अगर अपनी अच्छी मर्जी की स्ट्रीम नहीं मिली तो अपना करियर, जो तुम्हारा ड्रीम करियर है, वो तुम अपनी मर्जी से चूज नहीं कर पाओगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, 10th की मार्कशीट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ, ठीक है। चलिए बेटा आज की सेशन यहीं पे हम करते हैं खत्म। आई होप दिस वीडियो विल लीड यू टू अ बेटर प्लेस। आई होप थोड़ी सीरियसनेस आपके अंदर इसकी वजह से आएगी। अब हम मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई का ख्याल रखिए, अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखिए एंड डिप्रेस्ड मत होइए, ठीक है। बस अपने साथ एक प्रॉमिस करिए, मैंने अब से चीजें अपने खुद से हैंडल करनी है एंड बस मुझे पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।